नमस्कार। ओडिशार सबुठार लोकप्रिय टॉक शो खोला कथा को स्वागत करुच्ची मु सत्यजित मिश्र। दर्शक बंधु, आज खोला कथार हट सीट अच्छे सी होती कांग्रेस राजनीतिर एक रेशनल वॉइस। जहाँ भावती ताहा कहती कथा बेले बेले खुर भड़ी भी काटी दिए, क्या काटी दिए। आज खोला कथार हट सीट अच्छे मणिशंकर आयर, पूर्वतन मंत्री, पूर्वतन डिप्लोमेट। तैयार खोला कथा को स्वागत। मणिशंकर जी, आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं, क्योंकि आप पायोनियर थे। जो अमेंडमेंट हुआ था पीआर में, पंचायत राज में जो अमेंडमेंट हुआ था उसका आप पायोनियर थे। आप भी पंचायत राज मिनिस्टर भी थे। अभी जो आरक्षण चल रहा है, महिलाओं का आरक्षण चल रहा है, आपको लगता है कि महिलाओं ने थोड़ा उभर के आए हैं इस आरक्षण से? तो जो एससी और एसटी के लिए आरक्षण है वो तो बहुत से संस्थानों में आगे से भी है। जो अनोखी चीज़ है पंचायत राज में वो ये है कि पंचायतों में महिला आरक्षण 33% का है। उसके साथ साथ जो एससी एसटी आरक्षण है उसके अंदरून महिलाओं के लिए भी आरक्षण है, और वो 33% सबसे पहले सिक्किम में 40% किया गया था, और उसके बाद रफ्ता रफ्ता बिहार से शुरू होते हुए अब उड़ीसा में भी आ चुका है कि 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए। और इससे जो आधा मनुष्य जाति जोड़ा गया है राष्ट्र निर्माण में, उससे बहुत फायदा पहुंचा है सबको। दूसरी बात यह है कि ठीक है, महिलाओं का आरक्षण हुआ, लेकिन ये भी बात होती रहती है कि जो पति है वो चलाते हैं, सरपंच पति करके वो चलाते हैं। मतलब जो महिला चुन के आती है वो चुपचाप घर में बैठ जाती है और उनके पति चलाते हैं। ये आलोचना बार बार किया जाता है, लेकिन बेबुनियाद है। जबकि मैं मंत्री था, वो क्या 7 साल पहले हमने एक सर्वेक्षण करवाया देश भर में, और उससे पता लगा कि महिलाओं अब जब पहले आई थी तो तब उनका अनुभव ज़रा कम था, लेकिन रफ्ता रफ्ता जैसा अनुभव बढ़ते जाता है और जैसे कुछ महिलाएं दोबारा या तीसरे मर्तबा चुनकर आती हैं, और जैसे कि नौजवान लड़कियां पंचायतों में आती हैं क्योंकि वो पढ़ी लिखी हैं तो इसलिए विषय को समझती हैं, वो करती हैं। साथ साथ एक और चीज़ को आपको याद में रखना चाहिए। एक दिन मैं राजस्थान में था एक गांव में, और ये महिला बुजुर्ग महिला थी। उन्होंने मेरे सारे सवाल का बहुत अच्छा जवाब दिया। अचानक एक सवाल पर कोई आदमी वहाँ खड़ा था, उसने जवाब दिया, तो मैंने उसको बंद करवाया और मैंने मैडम से पूछा कि आप बताइए। और फिर अगले सवाल पर वही आदमी दोबारा दखल देने लगा। तो मैंने कहा कि आप हैं कौन? और इस पर सब लोग हंसने लगे, और किसी ने कहा कि इनका शौहर है। तो मैंने महिला से कहा कि देखिए, आप चुनकर आई हैं, ये क्यों जवाब दे रहा है? तो इन्होंने कहा कि हमारी शादी तो 50 साल का है, हमने परिवार इकट्ठा बनाया, घर इकट्ठा बनाया, सारी जिंदगी हमने इकट्ठा बिताई, और अब जब मुझको एक नया दायित्व दिया जा रहा है तो इसमें क्या गलती है कि वो मेरी मदद करे? तो वहीं के वहीं मेरा मुंह तो बंद हो गया। तो इसलिए ये जो आलोचना होती है कि ये सब सरपंच नहीं है, सरपंच पति चलता है काम, ये हाँ कुछ ऐसे व्याख्याएं होंगी, लेकिन न भूलिएगा कि हमारे देश में 1 लाख से ज्यादा महिला सरपंच हैं, और उनमें से 10-20 में ऐसा हो गया तो अलग बात है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर सही मायने में चल रहा है। ये जो बच्चे वाला क्लच जो है, 2 बच्चे होना चाहिए, वरना वो बिल्कुल गलत बात है। ये इसका और उससे कोई लेना देना नहीं है। आप मंत्रियों से कहिए पहले, वो क्यों नहीं अपना पद छोड़ते जबकि उनके 2 बच्चे से ज्यादा हो जाते हैं। ये आपको फैमिली प्लानिंग करवानी हो तो बड़े पैमाने पर कीजिए।
मैं तो हमेशा हंसते हंसते कहता हूं कि हमारे सबसे सर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उनका एक बच्चा था और कितने बच्चे हुए तब। फिर नरसिम्हा राव आए, उनके 8 बच्चे थे और तब फैमिली प्लानिंग बहुत कामयाबी से चली। तो ये पॉलिटिशियंस को लेकर कहना कि इनके करने कि कहीं चीफ मिनिस्टर का एक बच्चा हो गया, आपके यहाँ तो उनका एक भी बच्चा नहीं है, लेकिन वो अलग बात है। कोई चीफ मिनिस्टर जो है उसका एक बच्चा हो तो सब लोग कहें कि नहीं हम एक ही बच्चा रखेंगे, और 8 बच्चे हों तो कहें कि हम सब 8 बच्चे रखेंगे। ऐसा कुछ बनता नहीं है। आप पेट्रोलियम मिनिस्टर भी थे, कोई हफ्ते में 1-2 बार कभी गिरता है कभी ऊपर उड़ता है, और जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल की जो कीमत है वो भारी गिरावट भी हुआ है। आपको कैसा लगता है, ये सिस्टम कैसा लगता है? सही, ठीक ठाक? नहीं, क्या है ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि अब जबकि तेल का दाम बहुत ही घट गया है तो तब कोई जरूरत नहीं है कि सरकार तय करे कि दाम क्या होगा। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका दाम बढ़ते जाता है या घटते जाता है, और उसके अनुकूल यहाँ हिंदुस्तान में पेट्रोल और बाकी जो पेट्रोलियम के पदार्थ है उनका दाम भी बदलना चाहिए। अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जितना है दर है उसके हिसाब से आपको लगता है कि अभी जो रेट है वो सही है या और भी घटना चाहिए? कौन कह सकता है, आप और हम तो तय करने वाले नहीं हैं। बाजार में दाम तय किया जाता है, और शुक्र है कि जहां की तेल का दाम $140 से भी ऊपर हो गया था, अब घटकर कोई $40 तक आ गया है और शायद यहीं रुकेगा। क्योंकि जबकि तेल का दाम बहुत बढ़ गया था तो एक नई टेक्नोलॉजी आई, शेल टेक्नोलॉजी, और अमेरिका में शेल ऑयल और शेल गैस के आगे उभरने से सऊदी अरेबिया वगैरह के सामने एक प्रतियोग आया, रकीब आए, और इसलिए ठीक है कि दाम अब सही पैमाने पर पहुंच गया है और यही रहे। आप पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, एक बात ऑनेस्टली मैं जानना चाहता हूं कि कभी आपको ऐसे नहीं लगता था कि आप मिनिस्टर है लेकिन किसी और की बात चलता है, किसी तीसरी फोर्स की बात चलता है? आपको ऐसे कभी नहीं लगा क्या? नहीं, मेरे जमाने में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, मैं सबकी राय मशवरा सुनता था, लेकिन एक चीज मैंने स्पष्ट कर दी कि मैं एक कौड़ी लेने वाला नहीं हूं रिश्वत के लिहाज से, और इसलिए सारे बिजनेसमैन को भी अपना तरीका बदलना पड़ा। एक बहुत बड़ा उद्योगपति है, उसका नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो पहले बार जो मुझे मिलने आया, उन्होंने कंप्यूटर दिखाई मुझे और मैंने उनकी प्रशंसा की। मैंने कहा कि जो आपने मुझे पेट्रोलियम सेक्टर के बारे में पिछले 15 मिनट में सिखाया है वो मेरे अफसरान ने पिछले 15 दिन में नहीं सिखाया। लेकिन जब दूसरे बार आए और उन्होंने कुछ पूछा कि ये जो आप कर रहे हैं वो गलत है, तब तक मैं मामला सीख चुका था, तो मैंने उनको समझाया कि क्यों गलत नहीं है और उनकी मांग जो है वो गलत है। तीसरे बार वो आए ही नहीं मुझे मिलने। अब मैं क्या जानूं, इतने साल हो गए। मैं तो मंत्री था सन 2006 में, अब 2016 होने वाला है, तो अब आप धर्मेंद्र प्रधान से पूछिए, मैं नहीं जानता। वो आप ही के हैं, आप ही के राज्य के हैं, तो वो आपको बताएंगे, मैं नहीं कह सकता। जरूर हम तो ये बात जरूर उनको पूछेंगे। मणिशंकर जी थोड़ा रुकवाने चाहते हैं आपको, नवा गोटे छोट ब्रेक पर ओडिशार सबुठार लोकप्रिय टॉक शो खोला कथा को स्वागत करुच्ची मु सत्यजित मिश्र। आम सहित खोला कथार हटसीट आज अच्छा मणिशंकर आयर, पूर्वतन मंत्री। मणिशंकर जी बात थोड़ा राजनीति की भी करेंगे। आप क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी में एक एलिमेंटरी थिंकर की पैमाने से आप जानते हैं, लोग आपको जानते हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं आपके मुंह से कि 2014 में जो भारी पराजय हुआ कांग्रेस का, वजह क्या है, कारण क्या है? क्योंकि जो यूपीए 2 के दौरान CWG का कांड से लेकर, कॉमनवेल्थ गेम्स का कांड से लेकर,
बार बार हम पर इल्जाम लगाया जा रहा था, तकरीबन हर हफ्ता कुछ न कुछ निकलता था और उसका सही जवाब हमारी सरकार न दे पाई। छवि गिर गई थी और छवि गिरने पर वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोगों के मन में जाकर फंस जाता है कि ये लोग भ्रष्ट हैं। तो हमारे चरित्र पर कलंक लगने के कारण इतना घाटा हुआ, लेकिन मुझको नहीं लगता है कि ये हमेशा के लिए है और कि अगले चुनाव तक आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप भी 1% जिम्मेदार है क्या? मैं पर्सनली मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि यूपीए 2 में तो मैं मंत्री नहीं था और राज्यसभा में बैक बेंचर था और पार्टी ने मुझे छोड़ दिया था। मेरा हाथ अब पिछले 5 साल से 6 साल से कांग्रेस कोई फायदा नहीं उठाती है, बस मुझे वहां रखती है बैक बेंचेस पर। तो मैं नहीं कह सकता हूं कि मेरा कोई दोष था या मेरी कोई खूबी थी। मैं तो एक सिफर बन गया। आप बैक बेंचर्स क्यों है? अब ये मुझसे मत पूछो, हमारे लीडरान से पूछो। और मैं बस इस इंतजार में हूं कि पार्लियामेंट का मेरा टर्म जो है वो और 7 महीने में खत्म होने वाला है और उसके बाद नमस्ते छुट्टी। कांग्रेस से फिर या फिर राजनीति से रिटायर्ड? नहीं, राजनीति से। मुझको मेरे छोड़ने पर, मतलब राज्यसभा छोड़ने पर कुछ जिम्मेदारी दी गई पार्टी में तो वो अलग बात है, वो तो एकदम मैं स्वीकार करूंगा और करूंगा। लेकिन ऐसा ही बर्ताव रहा कि मुझको एक तरफा किया जा रहा है, तब उम्र हो गया है, अब क्या करें। मैं कोई 27 साल का लौंडा तो नहीं हूं। उम्र का बात नहीं, एक्सपीरियंस का बात है। तो तब आप जाकर सोनिया जी से कह दीजिए, मेरे कहने से नहीं बने। अगर होगा तो ये बात जरूर जाएगा, क्योंकि ओटीवी जो है वो नंबर 1 चैनल है, ये बात पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा सोनिया जी के पास। मैं इसीलिए बोल रहा था कि आप 1% जिम्मेदार है, क्योंकि जो एआईसीसी के जो प्लेनरी थे, आपने उसी टाइम बोल दिया था कि मोदी को बुलाओ, वो इधर चाय देंगे। नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि ये व्यक्ति को इतना नहीं पता है कि नालंदा हिंदुस्तान में है और तक्षशिला पाकिस्तान में है। मैंने कहा है कि इस व्यक्ति को ये नहीं पता कि सिकंदर कभी पाटलिपुत्र नहीं आए और ये जवाहरलाल नेहरू के सिंहासन पर बैठना चाहता है। ये कभी नहीं होगा, कतई नहीं होगा। और फिर मैंने कहा कि क्योंकि ये आदमी खुद अपने को मैं चाय वाला हूं, मैं चाय वाला हूं, मैं चाय वाला हूं कहते रहता है, तो उसको चाय का वितरण करना हो तो हमको सुविधा दे देंगे यहां। अब इसको मरोड़ कर लोग कहने लगे कि मैंने कहा कि ये चाय वाला है। मैंने कभी कहा नहीं, मैंने उन शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं किया। और आप जाकर रिकॉर्ड को देखिए, आखिर वीडियो में ही हुआ है तो देख सकते हैं आप। लेकिन मरोड़ने में और जुमले लगाने में और झूठ बोलने में ये बीजेपी वाले माहिर हैं और उन्होंने झूठ बोलते 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 सरकार तक पहुंचा है। और अब पता लग रहा है कि जो उन्होंने झूठ बोले वो कुछ निकल नहीं रहा है। इसलिए उनकी छवि ऐसी घट रही है कि मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि 4 साल के अंदर या तो बीजेपी खुद इस मोदी को निकालेंगे या मोदी वापस नहीं आने वाला। आप जो बोल रहे हैं इसे हो सकता है क्या? कोई झूठ बोल के सत्ता में आ सकता है क्या? क्यों नहीं? लोगों को गुमराह करना बहुत आसान है। उन्होंने देखिए, उन्होंने कहा ना मैं सारा ब्लैक मनी वापस लाऊंगा और कि हर एक व्यक्ति के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए पहुंचेगा। अब वो 15 लाख के लिए उन्होंने वोट डाला और आज वो 15 खोटे पैसे भी नहीं आए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उनकी छवि घट रही है और इतनी तेजी से घट रही है कि शायद अंदरूनी पार्टी के अंदर से बगावत हो और लोग कहें कि घर जाओ वापस अहमदाबाद और किसी और को हम लोग बैठाएंगे यहाँ। और फिर अल्टरनेटिव मैं क्या जानूं? ये नहीं, या तो आरएसएस के आएंगे कोई, या कोई साधु स्वामी जी आएगा। मैं मोदी के बारे में, अल्टरनेटिव के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं गवर्नमेंट के बारे में बता रहा हूं और कौन सा दल, ये अल्टरनेटिव के बारे में मैं बता रहा हूं। नहीं, अल्टरनेटिव हम हैं और हमारे साथीगण हैं। पटना में कितनी बड़ी रैली हुई
और कौन थे 3 लोग मंच पर? लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और सोनिया गांधी। अब लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने अपनी पूरी राजनीतिक जीवन बनाई है कांग्रेस का विरोध करके, लेकिन आज के दिन उन्होंने हमें 40 सीट दिए हैं बिहार में और उन्होंने हमें शामिल किया है, और देखिए कितनी बड़ी भीड़ आई। तो ऐसा ही हमें अब हमारी राजनीति में ऐसा होना चाहिए कि जितने भी गैर बीजेपी पार्टियां हैं उन सबको जिस हद तक हो सके उनको अपने साथ शामिल करना चाहिए और एक एकत्रित एक ऑपोजिशन को बीजेपी के सामने हमने खड़ा किया। अभी हाल में एक सर्वेक्षण हुआ एक टीवी चैनल के जरिए, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि आप किसी और को पब्लिसिटी नहीं देना चाहते, लेकिन उस सर्वेक्षण के अनुसार हालांकि बीजेपी का वोट 31% है आज, जो कि उस दिन था, उनके सीट्स 40 घट गए हैं अभी, कि आज के दिन इलेक्शन होता तो उनको मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो उनको हराने में क्या दिक्कत है? बिहार का इलेक्शन डिसाइडर हो गया क्या? नहीं, डिसाइडर तो जनता ने डिसाइड कर लिया है। डिसाइडर तो होंगे रफ्ता रफ्ता। एक राज्य को हारने से दिल्ली हाथ से छूटता नहीं है, लेकिन सिग्नल चला जाता है ना कि ये कोई ऐसे दम नहीं है कि इसको रोका नहीं जा सकता। हम रोक कर आपको दिखाएंगे बिहार में, जैसा कि आम आदमी पार्टी ने इसे रोका दिल्ली में और दिखाया। मणिशंकर जी थोड़ा रुकवाने चाहते हैं आपको, नवा गोटे छोट ब्रेक पर ओडिशार सबुठार लोकप्रिय टॉक शो खोला कथा को स्वागत करुच्ची मु सत्यजित मिश्र। आम सहित खोला कथार हटसीट रे पूर्वतन मंत्री मणिशंकर आयार। मणिशंकर जी, आपकी जो छवि है वो एंटी बीजेपी और एंटी आरएसएस ऐसे एक छवि है, और आप जब अंडमान निकोबार आइलैंड गए थे तो वीर सावरकर के बारे में भी कुछ बोल रहे थे, बता रहे थे उधर। तो हुआ क्या, उस पर भी इन्होंने बहुत से गलत चीज बताए हैं। मैं गया मंत्री के हैसियत से और उन्होंने एक क्या कहते हैं फ्लेम फॉर फ्रीडम, एक ज्योति बनाई थी जो हमारे स्वतंत्रता के बारे में था, और मैंने देखा कि उन्होंने गांधी जी का नाम नहीं लगाया है। जो मेरे पहले राम नायक थे और जिनके बुजुर्ग हैं, जो कि इनके बुजुर्ग हैं धर्मेंद्र प्रधान से, आप प्रधान से पूछिए कि गांधी जी का नाम था क्या, और आप स्वतंत्र की ज्योति बना रहे हो और गांधी जी का नाम नहीं लगाते। तो मैंने देखा कि एक और नाम जोड़ने का जगह नहीं था, तो इसलिए मैंने सावरकर का नाम हटाया। आखिर पूरे एयरपोर्ट का नाम है सावरकर, और जेल के बाहर है मार्टर्स पार्क जहां की सावरकर की मूर्ति बनाई गई है, तो तीसरे लगाने की क्या जरूरत है? और गांधी जी की उपेक्षा करो, तो मैंने गांधी जी का नाम लगाया। अब सुनने में आया है कि ये दोबारा सावरकर का नाम कहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहीं गांधी जी का नाम हटाया और सावरकर का नाम लगाया, तो मैं खुद उस आंदोलन में सबसे पहले जगह पर हूंगा। फ्यूचर में अगर ऐसे करते हैं तो, यदि उन्होंने ऐसा कुछ किया तो फ्यूचर में अगर आपको दायित्व दिया तो ये इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता हूं। मैंने खुद आपको गवाही दी कि मुझको एक तरफा किया जा रहा है। अब क्यों किया जा रहा है आपको उनसे पूछना पड़ेगा, मैं नहीं बता सकता। मुझको नहीं लगता है कि मैंने कुछ खास गलती की हो, लेकिन शायद कुछ मैंने किया हो जिससे कि वो नाराज हैं, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ है कि मुझे बिल्कुल एक तरफा किया गया है। कांग्रेस पॉलिटिक्स में ऐसे क्यों होता है? अंदरूनी डेमोक्रेसी की बारे में अगर हम बात करेंगे तो नहीं है ये कांग्रेस में, आपके बात से ये पता लगता है। हाँ, बिल्कुल डेमोक्रेसी है। आपने वोट लिया तो 1000 वोट सोनिया जी को जाएंगे और मुझको 1 वोट मिला तो वो अपना होगा। नहीं, डेमोक्रेसी तो है ही, वो बिल्कुल उससे ये नहीं बनता है कि मुझे एक तरफा किया तो इसलिए डेमोक्रेसी नहीं है। आप उड़ीसा में आए हैं, काफ़ी आपके इधर में भी काफ़ी जान पहचान है जो स्टेट पॉलिटिक्स है, और स्पेशली जो कांग्रेस पॉलिटिक्स है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? एक तो कांग्रेस बहुत बलहीन है यहाँ। जब से कि जेबी पटनायक बदले गए थे
तब से मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो शक्ति है वो कम होती गई है। अब एक नौजवान आया है जो कि प्रेसिडेंट बना है, प्रसाद हरिचंदन। हाँ, और मैं उन पर भरोसा रखता हूँ कि वो कांग्रेस को पुनर्जीवित करेगा। जेबी पटनायक के बाद प्रसाद हरिचंदन। जेबी पटनायक के बाद हम नीचे गिरते आए हैं, है ना। ये एक हकीकत है कि जेबी पटनायक को हटाने के पश्चात हम घटते आए हैं और अब एक नया नौजवान आया है जो कि प्रेसिडेंट बना है, और मैं उन पर उम्मीद रखता हूं कि वो कांग्रेस को पुनर्जीवित करेगा। जेबी पटनायक को भी पार्टी हाईकमांड ने हटाए दिए थे। अब ये मैं नहीं जानता कि क्यों वो हटाए गए, ये तो तब इतिहास की बात है। और मैं उस समय इत्तेफाकन मैं उनकी हवाई जहाज में दिल्ली से भुवनेश्वर आया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो अब मुख्यमंत्री नहीं रहे। और यहाँ पहुंचने पर ही मुझसे पूछा गया यही सवाल जो आप अभी कर रहे हैं तब, कि क्यों ये हटाए गए हैं। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता। तो आप ही एक एग्जाम्पल नहीं है, जेबी पटनायक भी एक एग्जाम्पल है, लेकिन कारण क्यों है ये आपको पता नहीं है ना? नहीं, ये मैं नहीं कहूंगा कि कारण किसी को नहीं पता है, आपको नहीं पता है और मुझे नहीं पता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कोई कारण नहीं हो। लेकिन सर मैं तो सोच सकता हूं कि क्योंकि मैंने कांग्रेस कॉमनवेल्थ गेम्स की आलोचना की, कि मैं चिदम्बरम जी के जो नक्सलाइट पॉलिसी से उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता था, शायद इन कारणों से हो। लेकिन किसी ने मुझे अब तक बताया नहीं है कि मेरा क्या दोष है और क्यों मुझे एक तरफा किया जा रहा है। चिदम्बरम। और एक और चीज है कि शायद वो सोचते हैं कि मुझ में वो राजनैतिक क्षमता नहीं है। मैं एक दानेश्वर हूं, मैं एक राजनैतिक नहीं हूं, और उनको शायद राजनैतिकों की आवश्यकता है और दानेश्वरों की कोई कमी नहीं। दानेश्वर मतलब ये बुद्धिजीवी। ओके सर। उड़ीसा की जो बीजेडी सरकार है उसके ऊपर क्या ख्याल है आपका? शुक्र है कि बीजेपी सरकार नहीं है। मुझको सबसे पसंद जो चीज है नवीन पटनायक के बारे में, उन्होंने बी और जे को तो जोड़ दिया है, लेकिन पी को उन्होंने डी में बदला है। तो शुक्र है कि जो बीजेपी की रथ चल रही थी उसको यहां भुवनेश्वर में रोक रखा है। ये एक चीज है। दूसरी चीज कि कांग्रेस का राजनीतिक फर्ज बनता है कि हम ऐसे विकल्प पेश करें जिससे कि लोग हमसे प्रभावित हों और हमको वोट डालें। तो इससे ज्यादा मैं नवीन पटनायक की सरकार के बारे में न तो प्रशंसा करना चाहता हूं न तो कुछ खास आलोचना। थैंक यू वेरी मच मणिशंकर जी। थैंक यू। ये थे मणिशंकर आयार, पूर्वतन मंत्री जी। आज मन खोली कथा होते, आपण प्रश्नर उत्तर देते, केते सत कहते केते सत कहून से विचार आपणकर। खोला कथा आज पे धन्यवाद, नमस्कार।